स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। मैं रूपाली वर्मा। आज हम जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो है क्लास 12th की आरोह भाग 2 बुक का पाठ है नमक। ये पाठ लिखा है रजिया सज्जाद जहीर जी ने। इस पाठ में उन्होंने हमें क्या बताया है? इस पाठ में वो हमें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो किस तरीके से यहाँ जमीनों का तो बंटवारा हो गया पर लोगों के दिलों का बंटवारा नहीं हो पाया। ये बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतिकरण इन्होंने हमको यहाँ पर दिया है। इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब बंटवारे के बाद लोग यहाँ से वहाँ जाते थे या वहाँ से यहाँ आते थे तो उनके मन में कैसी भावनाएं होती थी, क्योंकि भाई पहले तो सब ये पूरा एक ही वतन था, अब उनके टुकड़े हो गए थे, लोग अलग अलग देशों में चले गए थे। उस सिचुएशन में कुछ के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में रहने वालों के कुछ रिश्तेदार यहाँ हिंदुस्तान में हैं, उनसे मिलने के लिए आना जाना हुआ ही करता था। और इस बीच में क्या होता था, नमक ले जाना की मनाही थी। मतलब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान नमक नहीं ला सकते थे, नमक यहीं से हिंदुस्तान से जो है पाकिस्तान नहीं जा सकता था। इस बात की रोक थी। किस तरीके से एक नमक को लेकर ही जो है सभी लोगों के दिलों के भाव निकलकर सामने आते हैं, ये रजिया जी ने बहुत ही सुंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं ये पाठ। सबसे पहले इस पाठ का प्रतिपाद्य देखेंगे। प्रतिपाद्य का मतलब ये होता है कि इस पूरे जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतर्गत क्या है और हमें क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है इस पाठ में। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। अब यहाँ पर क्या है, सरहद मतलब बॉर्डर और विस्थापित मतलब जो एक दूसरे से जगह पे शिफ्टेड किए गए थे। जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान आ गए थे, हिंदुस्तान से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो ये विस्थापन हुआ था। तो इनके पुनर्वासित जनों यानी इनको दोबारा बसाया गया था, जो लोग इधर से उधर गए थे, उनके दिलों में किस तरीके की फीलिंग थी, इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है इस पाठ में। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए। अब जब इनको टटोला जा रहा था इन फीलिंग्स को, तो साथ में बहुत सी चीजों पे प्रश्न उठा कि जब हमारे अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं तो बंटवारे की क्या जरूरत थी। ऐसे बहुत से सवाल अभी इस पाठ के बाद हमारे सामने प्रस्तुत होंगे कि ये क्या चीजें थी जो कर हो गई, बंटवारे की आवश्यकता नहीं थी, बंटवारा हो गया और किस तरीके से लोगों के दिलों तक को बांट दिया गया। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। अब सिख बीबी कौन है, ये जब हम पाठ पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, जिनकी गुजारिश पे जो है लेखिका नमक लाना चाहती हैं और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। तो किस तरीके से जो लेखिका वहां जा रही थी और वहां से सिख बीबी बोलती हैं कि लाहौर का नमक, लाहौरी नमक लेकर आना। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है और इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकय्यन कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई। भारत पाक विभाजन हो गया, ठीक। अब इस विभाजन में क्या हुआ, वहां के कस्टम अधिकारी यानी कि पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानते हैं और जो हिंदुस्तान के कस्टम अधिकारी हैं वो ढाका को अपना जो है वतन मान रहे हैं। तो यहां पर जो लकीरें हैं वो जमीन पर खिंची थी, मगर लोगों के दिलों को वो जो रेखाएं हैं बंटवारे की वो बांट नहीं पाई। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया पर वह अपने दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। तो यहां पर क्या था, वो किसी कारणवश अपनी जगह से वहां से दूसरी जगह तो चले गए, लेकिन वो सारी चीजें जो बंटवारा था वो सब चीजें उनके दिलों को अलग नहीं कर पाई। मतलब उनका जो प्यार था वो उस जमीन से जुड़ा ही रहा। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। तो यहां पर जो उन्होंने बताया कि नमक एक
माध्यम था इन फीलिंग्स को निकालने के लिए बाहर। सिर्फ एक ही माध्यम बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये हर चीज को लेकर सभी के दिलों में है। ये एक दिन ऐसा आने की उम्मीद हमारी लेखिका ने करी है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो लकीरें खींची गई हैं ये बेमानी हो जाएंगी, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे दिल आपस में इस हद तक जुड़ चुके होंगे। अब शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। क्या है? लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई। वहां एक सिख बीबी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें भारी भरकम, जिस्म, वस्त्र आदि सब सफिया की मां की तरह थे। तो अब यहाँ पे पहले हम शुरू करते हैं। जो ये पहली 2 लाइनें थी, ये लाहौर के कस्टम अधिकारी ने जो बोली कि वहां जाकर आप ये नमक दीजिएगा। शुरू इस पाठ को वहां से इसलिए किया गया कि इस पाठ की मार्मिकता को इन 2 लाइनों के अंतर पहले समझिए कि कस्टम अधिकारी लाहौर का जो है वो बोल रहा है कि ये नमक वहां जाकर दीजिएगा और बोलिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता सही हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो इन 2 लाइनों से इस पाठ को शुरू करने का मतलब ये था कि इस पाठ के अंदर आपको क्या चीज समझाई जा रही है। इन 2 लाइनों में बहुत बड़ी फीलिंग है। लाहौर के कस्टम अधिकारी ने बोला कि वहां सिख बीबी को ये नमक दीजिएगा और बोलिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और मेरा वतन दिल्ली है। तो यहां पर अब क्या, अब यहां पे मेन पार्ट जो कहानी है वो हमारी शुरू हो रही है कि क्या होता है। सफिया जो हमारी लेखिका है वो पड़ोस के एक सिख परिवार में जाती है, वहां कीर्तन था। तो वहां पर जब गई तो सिख बीबी को देखकर हैरान हो गई। सिख बीबी एक औरत थी वहां पर, जिनको देखकर वो हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी मां की तरह लग रही थी। वैसी आंखें, वैसी भारी भरकम शरीर, तो जैसे लगा कि वो अपनी मां से मिल रही हैं हमारी लेखिका यानी कि सफिया जी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उनके बारे में अपनी बहू से पूछा। अब वो उनको अपनी मां की तरह लग रही थी, तो बड़े प्यार से वो सिख बीबी को देख रही थी हमारी लेखिका। तो जब इतनी प्यार भरी निगाह को देखा तो सिख बीबी को भी प्रभावित हुई कि भाई इतनी प्यार भरी निगाह से जो औरत हमें देख रही है आखिर कौन है ये। तो उन सिख बीबी ने अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है जो मुझे इतनी प्यार भरी निगाहों से देख रही है। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही हैं, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। भाई उनकी बहू ने बताया, पड़ोस में रहने वाली हैं जो भी हैं, साथ में ये भी बताया कि अगली सुबह लाहौर जा रही हैं। जब सिख बीबी को ये चीज़ पता चली तो वो बहुत प्रभावित हुई, आई और लाहौर की बातें वो हमारी लेखिका यानी सफिया से करने लगती हैं। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी, उनका वतन तो जी लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। तो सिख बीबी ने बताया सफिया से बात करते हुए लेखिका से कि जो है ना वो तो विस्थापन बंटवारे के बाद यहाँ पर आई हैं, मगर वो पहले लाहौर में रहती थी, उनका वतन लाहौर था। तो जब कीर्तन चल रहा था, इन दोनों के बीच बात हो रही थी, तभी सिख बीबी ने लेखिका से बोल दिया कि वहाँ से आप हमारे लिए कुछ ला सकती हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो बड़ी हिचकिचाहट के साथ उन्होंने बोला थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते आइएगा। ये चीज़ सिख बीबी ने लेखिका के जरिए लाहौर से मंगाने की पेशकश रखी थी। उसने वह लाहौर में 15 दिन रुकी। कौन? हमारी लेखिका लाहौर में 15 दिन रुकी। उनके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया तथा व्यंग किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया है। तो अब क्या हुआ, सफिया के जो भाई थे वो लाहौर में रहते थे, उन्हीं से मिलने के लिए वो जा रही थी। तो वहाँ पे जब पहुंची तो भाइयों ने बहुत खातिरदारी करी, सब कुछ किया। सभी जितने लोग उनसे मिलने आते थे सब कोई ना कोई तोहफा लेकर आते थे, सब बहुत प्रसन्न थे। अब ये एक मुसीबत थी कि जो नमक था वो इनको ले जाना था वहाँ पर सफिया को, तो बड़ी समस्या थी उनके पास में।
तो इन्होंने जब भाई से तो बोला, भाई ने बोल दिया कि ये गैर कानूनी है, आप नमक यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकती। साथ ही एक व्यंग किया कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हिस्से में तो नमक भारत के आया है, तो फिर आप यहाँ से नमक क्यों ले जाना चाहती हैं। तो ये एक तंज भी था, एक व्यंग भी था सफिया को, जो अच्छा नहीं लगा। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज को शालीनता से ले जाना चाहती थी, परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अब क्या था, ये बात सुनते ही कि भाई भारत के हिस्से में नमक ज़्यादा आया है, तो वो गुस्सा गई, लेकिन उनको तो नमक ले जाना था। उन्होंने बोला गैर कानूनी है, आप पकड़ी जाएंगी तो बेइज्जती होगी। उन्होंने बोला नहीं, हमें तो ले जाना है, ये प्यार की सौगात है, मैं प्यार से ही लेके जाऊंगी। भाई बहुत मना करता है तो वो रोने लगती हैं। भाई चुपचाप वहाँ से सिर हिला के चला जाता है कि भाई समझा रहा है कि ये गैर कानूनी है, आप लेकर मत जाइए, नहीं तो पकड़ी जाएंगी। भाई का भी कंसर्न वाजिब था कि अगर पकड़ी जाएंगी तो बेइज्जती होगी, तो इसलिए वो भी मना कर रहा था। मगर यहाँ पर सफिया जो है वो सिख बीबी के लिए लेके जाना चाहती थी। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, 2 बजे की ट्रेन थी, उन्हें जाना था। उसने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूट के इस व बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई। सारी रात पैकिंग करी। अब उनको क्या करना था, उनके पास वो नमक की पुड़िया रह गई और एक कीनू की टोकरी थी, कीनू वहां से लेके आनी थी, फल होता है, ये दोनों शेष रह गए थे, बाकी सब उन्होंने पैक कर लिया था। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। अब जब गुस्सा उतरा तो भावनाएं उतरी और धीरे धीरे बुद्धि काम करी कि अगर नमक नहीं ले गए तो परेशानी हो सकती है। उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। जब वो आ रही थी तो उन्होंने देखा था यहाँ पे फलों का आदान प्रदान होता है, मतलब पाकिस्तान से भारत कीनू जा रहे थे और क्या कहते हैं भारत से यहाँ पर केले आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, कीनू की जो टोकरी थी उसमें सबसे नीचे वो नमक की पुड़िया दबा दी, क्योंकि फलों की टोकरी की चेकिंग नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। उन्होंने सोचा कोई जांच नहीं होगी और नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह वहां के सौंदर्य, माहौल व सगे संबंधियों के बारे में सपने देख रही थी। उन्होंने नमक की पुड़िया छिपाई और चुपचाप सो गई और यहाँ के सभी लोगों के बारे में वो सपने देखने लगी, क्योंकि अगले दिन वो यहाँ सभी को छोड़ के जा रही थी। यहाँ उनके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर जा रही थी, शायद फिर वह ना आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दी। तो उन्हें पता था कि अब मैं जाऊंगी तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। यहाँ पे उनके भाई, भतीजे भतीजी हैं, उनके दोस्त सब कुछ थे, लाहौर का किला, ये सब चीज़ें, इकबाल का मकबरा, जो चीज़ें उन्हें वहाँ बहुत प्रिय थी वो सभी उनके आंखों के सामने आने लगी और वो सब चीज़ें याद करते करते वो सो गई थी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं क्योंकि उसका हाथ कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब वो जब सो रही थी एकदम का उनका हाथ जो है कीनू की टोकरी पर पड़ा, वो जाग गई। तब उन्हें याद आया कि जो ये कीनू की टोकरी उनको तोहफे के लिए लेके आए थे, उन्होंने बोला था कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती का तोहफा है। ये देते हुए बोला था कि कीनू की टोकरी उनको गिफ्ट के तौर में मिली थी। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी ही उनके भाई ने उसे दिल्ली तक टिकट खरीद दिया। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। अब दूसरे दिन हो गया, उनको जाना था, फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। उनके भाई ने उन्हें जो है टिकट दे दिया दिल्ली तक का। सब लोग आसपास टहल रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नमक की पुड़िया जो है उस कीनुओं की टोकरी के नीचे है। ये सिर्फ सफिया जानती थी। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के लिए रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। अब एकदम से सफिया का जो है कि ना अंतर्मन जागता है, वो जागा। उन्होंने बोला कि ये प्यार का तोहफा मैं इस तरीके से छिपा के नहीं ले जाऊंगी। उन्होंने कीनुओं की टोकरी से वो नमक निकाला और अपने पर्स यानी हैंडबैग में डाल लिया और फिर सारा सामान कस्टम की जांच के लिए गया और ये एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी।
लंबा कद था, खिचड़ी से बाल थे, सफ़ेद काले दोनों खिचड़ी बाल थे। उन्होंने जाके सीधे पूछा कस्टम ऑफिसर से, आपका वतन क्या है? तो उस अफसर ने बताया कि मेरा वतन दिल्ली है। ठीक है, अब वो है इस समय पाकिस्तान में, लेकिन उसने बताया कि मेरा वतन दिल्ली है। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी। उसे साफ दिल की थी सफिया, उन्होंने हैंडबैग रखा, उसमें से जो नमक था वो निकाल के कस्टम ऑफिसर के सामने मेज पर रख दिया। उसने सब कुछ बता दिया कि भाई ये नमक है, ये है, सब सारी चीजें उसने बता दी। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेट कर स्वयं सफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम के इस तरफ गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अब क्या हुआ, कस्टम ऑफिसर ने वो नमक की पुड़िया उठाई, अच्छे से उसको संभाला, लपेटा और वापस सफिया के बैग में रख दिया। और रखते हुए उसने क्या बोला कि मोहब्बत इस कस्टम ऑफिस से ऐसे गुजर जाती है कि कानून को भनक तक नहीं लगती। मतलब यहां मोहब्बत के लिए रोक नहीं है, यहां जुर्म के लिए रोक है, मगर कानून जो है ये सब चीजें नहीं समझता, इसलिए मोहब्बत को हम गुजर जाने देते हैं और कानून को कानो कान खबर होने नहीं देते। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीवी को भी संदेश देने को कहा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब राफ्ता राफ्ता ठीक हो जाएगा। तो उस कस्टम ऑफिसर ने जो है ना सफिया से बोला कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को हमारा सलाम कहिएगा और कहा कि सिख बीबी से जाकर कहिएगा कि उनका वतन अभी भी लाहौर है और मेरा वतन दिल्ली है, राफ्ता राफ्ता यानी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वही लाइनें थी जो हमने पाठ के शुरू में पढ़ी थी। इनका मतलब बहुत बड़ा है कि यहाँ पर प्यार बहुत ज्यादा है, इन लकीरों से, इन बंटवारों की लकीरों से कहीं ज्यादा प्यार है। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई। यहां सभी ने उसे भावपूर्वक बधाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल पर चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाजा व गलियों आदि के कारण लाहौर खत्म होने व अमृतसर शुरू होने का पता भी नहीं चला। अब ट्रेन वहां से चली, पाकिस्तान से उसे हिंदुस्तान आना था। अब यहां पर चीजें बदलती। भाई एक ही वतन को तो दो हिस्सों में किया गया था, सभी का एक ही जैसा पहनावा था, सब कुछ था, कुछ फर्क नहीं था। तो कब अमृतसर खत्म हुआ, कब अमृतसर शुरू हुआ, उनको पता ही नहीं चला। अटारी स्टेशन पे जो है वो भारतीय जितने पुलिस अफसर थे वो खड़े चढ़ चुके थे ट्रेन में। अब क्या हुआ, अमृतसर शुरू हुआ, वहां से होना था जांच। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची तथा अपने पास नमक होने की पूरी कहानी कह सुनाई। अब जैसे उन्होंने लाहौर में कस्टम ऑफिसर को बता दिया था कि मेरे पास नमक है, उसी तरह अमृतसर में भी आई तो वो कस्टम ऑफिसर के पास गई और उन्होंने बता दिया कि ये मेरे पास नमक है। वो चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि उनका दिल साफ था, तो उन्होंने सीधे बता दिया ये नमक जो है मैं वहां से लेकर आई हूँ। ये उन्होंने सारी कहानी बता दी, क्यों लाई है, किस लिए लाई है, किसने मंगाया, सारी बात उन्होंने कस्टम ऑफिसर को बता दी। अफसर ने उसे साथ चलने के लिए बोला। अफसर ने उनसे बोला कि चलिए हमारे साथ में। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। जब वो कमरे में गए, कमरे में जाकर उन्होंने मेज कुर्सी पर बैठाला और वहां पर उनको 2 चाय मंगवाई। उस 2 चाय के बाद उन्होंने एक ड्रॉर खोला, उसमें से जो है एक पुस्तक निकाली। पुस्तक हमारी क्या थी, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता। यानी कि सुनील दास गुप्ता कौन, वो कस्टम ऑफिसर। उनके एक मित्र ने 1946 में ढाका में उनको वो पुस्तक दी थी, जो उन्होंने बहुत ही संभाल के रखी थी कि आप इसको मान रही हैं कि आप चोरी से ले जा रही हैं। भाई प्यार के तोहफे पे चोरी नहीं होती। तो ये इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये चीज बताई इस कहानी में कि किस तरीके से लोग प्यार से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। अब सुनील दास जी से जब उन्होंने किताब निकाली तो लेखिका ने पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा नाम सुनील दास गुप्ता है और मेरा वतन ढाका है। यानी कि जो कहाँ हुआ आपका, बांग्लादेश में, अभी बांग्लादेश में, लेकिन पहले तो पाकिस्तान में था। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी। तो उन्होंने बताया जब वहां आ रहे थे, यहाँ बंटवारा हुआ था, उससे 1 साल पहले उनके दोस्त ने यह किताब उनको दी थी।
फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफिया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहां भी कस्टम हो गया है। तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे आया, वहाँ से ढाका से मैं यहाँ कलकत्ता आया, पढ़ाई करी, नौकरी करी और अभी भी अपने वतन में ढाका को ही मानता हूँ। तो बड़ा हैरान थी सफिया कि भाई ढाका को वो अपना वतन अभी भी मान रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए। और साथ में वो ये भी बताती हैं कि वहाँ पर भी अब कस्टम हो चुका है, जैसे कस्टम यहाँ है पहले, अब पाकिस्तान में भी हो चुका है कस्टम। उसने अपने वतन की डाब की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि वहां पे डाब बहुत अच्छी मिलती है। डाब आप लोग जानते होंगे, बोलते हैं जो नारियल का जो पानी होता है उसको डाब बोला जाता है। वो बहुत ही टेस्टी होता है, वो बहुत। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। अब सुनील दास गुप्ता जी ने वो पुड़िया उठाई नमक की और सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठा के सफिया के आगे आगे चलने लगा। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल के सबसे निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। अब जब वो प्लेटफॉर्म के अंत में आई, अमृतसर के जाने वाले पुल पे चढ़ी, तो वो बैग जो है सुनील दास गुप्ता जी ने सफिया जी को पकड़ा दिया और वो चढ़ने लगी। जब ऊपर वो चढ़ी पुल के ऊपर तो उन्होंने देखा चुपचाप सुनील दास गुप्ता नीचे सर झुकाए खड़े थे और वो सोच रही थी कि कहां पर है कस्टम, यहां है कस्टम या उस तरफ है कस्टम। कस्टम तो मुझे कहीं नहीं दिखा है, यहां तो दिलों में सिर्फ प्यार और प्यार ही दिखा। माना कि सरहदें हो गई, बंटवारे हो गए, लेकिन यहां पर लोगों के दिलों में प्यार अभी भी बरकरार है। तो इस तरीके से इस पाठ का पूरा सारांश मैंने यहाँ खत्म किया। तो आपको और भी चैप्टर्स के बारे में जानना होता है, किसी और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानना होता है, आप नहीं समझ पाते कि हम उनको कैसे सर्च करें, तो उसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetsbrain.com। वहां पर जाएंगे, वहां जाते ही आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। इस तरीके से आपकी सारी क्लासेस लिखी होंगी। आप उसी क्लास को क्लिक करेंगे, जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं उसको क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास के सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है या आप समझना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को आप जहाँ पे वॉच नाउ लिखा है उसे क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं आपके सामने आएंगी। तो आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, फिर उसके सामने आपके चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं वो सब सामने आ जाएंगे। उस जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, मगर साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।